तो देवियों और सज्जनों, माइनिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। माइंस रूल्स 1955 के टॉप के अच्छे एमसीक्यूज आज हम देखेंगे। यह है पार्ट नंबर 1। इसके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और आपको और भी जो रिक्वायरमेंट होगी तो उससे रिलेटेड भी हम एमसीक्यूज आपके लिए बना रहे हैं। तो जल्दी से आइए, ज्वाइन करिए और देखते रहिए माइनिंग ज्ञान। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन उड़ते हुए उड़न खटोले पे हमेशा की तरह जो आता है वो है, When does the Mines Rules 1955 came into force? Mines Rules 1955 कब आया? ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ऑप्शन नंबर ए 2 जुलाई 1956, ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 1955, ऑप्शन नंबर सी 2 जुलाई 1955, ऑप्शन नंबर डी 1 जुलाई 1956। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है 2 जुलाई 1955। ठीक है, 2 जुलाई 1955 को जो है तो पहली बार माइंस रूल्स जो है तो आया था, केम इनटू फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि बोलता है हु अपॉइंट्स द मैनेजर ऑफ अ माइन। माइंस के मैनेजर को अपॉइंट कौन करता है? ओनर, चीफ इंस्पेक्टर, एजेंट, या फिर ओनर और चीफ इंस्पेक्टर, या फिर ओनर और एजेंट। ठीक है, तो कौन अपॉइंट करता है? ठीक है, माइंस के मैनेजर को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, ओनर और एजेंट जो है तो क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं मैनेजर को। ठीक है, मैनेजर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ओनर एंड एजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ माइंस एक्ट 1952। निम्न में से कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है तो मैनेजर की नहीं है माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन नंबर 17 के अनुसार? माइंस का ऑप्शन नंबर ए माइंस का मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी सुपरविजन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द माइन, ऑप्शन नंबर सी टू गिव डायरेक्शन रिगार्डिंग वर्किंग ऑफ द माइंस, एंड ऑप्शन नंबर डी टू लुक आफ्टर द डे टू डे वेंटिलेशन। ठीक है, तो कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मैनेजर का? माइंस का मैनेजमेंट देखना, या पूरी माइंस का सुपरविजन करना हर एक पार्ट का, या फिर माइंस में काम करने के लिए डायरेक्शंस देना, या फिर वेंटिलेशन देखना डेली का। तो ये जो है तो मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ये बेसिकली किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वेंटिलेशन ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड फॉर द मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ माइन अंडर सेक्शन 17 ऑफ माइंस एक्ट 1952। माइंस एक्ट के सेक्शन नंबर 17 के अनुसार जो है तो किस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है मैनेजमेंट करने के लिए, कंट्रोल, सुपरविजन और माइंस के डायरेक्शन के लिए? सेफ्टी ऑफिसर, एजेंट, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मैनेजर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है ना? चलो कोई नहीं, है ना, थोड़ा बोरियत वाला हो गया था आज ईएमटी का क्लास, लेकिन ठीक है, अपन उसको इम्प्रूव करेंगे, है ना। बुराई उराई कर दिया करो तो क्या है ना, थोड़ा इम्प्रूव करता हूं फिर। हु अपॉइंट्स द सर्टिफाइंग सर्जन? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मैनेजर, ऑल ऑफ द अबव। सर्टिफाइंग सर्जन को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मैनेजर, या फिर इनमें से सभी? कौन अपॉइंट करता है सर्टिफाइंग सर्जन को? तो इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है तो सर्टिफाइंग सर्जन को अपॉइंट किया जाता है। चलिए और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ कैंटीन? कैंटीन के सभी नियमों का पालन होना चाहिए, इसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार होता है? मैनेजर, या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कैंटीन, या फिर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन, या फिर सेफ्टी ऑफिसर? ठीक है, तो कौन रेस्पॉन्सिबल होता है कैंटीन में सारे नियमों का पालन किया जाए? तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कैंटीन। ठीक है,
एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड पर डे इन अ माइन ड्यूरिंग प्रेसीडिंग कैलेंडर ईयर आर नोन एज। पिछले कैलेंडर ईयर में जो भी एवरेज नंबर ऑफ पर्सन को, व्यक्तियों को जो एम्प्लॉय दिया गया था, उनको क्या कहा जाएगा? ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड, कॉम्पिटेंट पर्सन, कैंटीन इंचार्ज, एप्लेट मेडिकल बोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड, ठीक है, कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी गेट, ध्यान से पढ़ना, व्हाट डू वी गेट ऑन डिवाइडिंग नंबर ऑफ मैन शिफ्ट्स वर्कड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज एक्सक्लूडिंग द रेस्ट डेज एंड नॉन वर्किंग डेज। सवाल यह है कि हमें जब हम नंबर ऑफ मैन शिफ्ट वर्क, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मैन शिफ्ट वर्क को जब हम डिवाइड करेंगे, मतलब कि भाग देंगे नंबर ऑफ वर्किंग डेज से, और ये नंबर ऑफ वर्किंग डेज में आप रेस्ट डेज को इंक्लूड नहीं करोगे और नॉन वर्किंग डेज को इंक्लूड नहीं करोगे, है ना। तो जब भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड, या फिर परसेंटेज ऑफ अवेलेबिलिटी, परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन, या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड। अच्छा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ अ सर्टिफाइंग सर्जन। निम्न में से सर्टिफाइंग सर्जन की ड्यूटी कौन सी नहीं है? तो टू एग्जामिन द पर्सन टू असर्टेन हिज एज एंड फिटनेस ऑफ वर्क, मतलब कि व्यक्ति की एग्जामिन करके, ताकि एग्जामिन करना ताकि उसकी एज और फिटनेस पता किया जा सके। माइंड्स का एग्जामिनेशन करना, ठीक है, टू एग्जामिन द माइंड टू फर्निश अ रिपोर्ट ऑन रिस्क टू हेल्थ ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, मतलब कि माइंस में ऐसा एग्जामिनेशन करना कि जिससे कि वो पता कर सके, एक रिपोर्ट तैयार कर सके कि भाई जो वर्कर्स एम्प्लॉयड है उनके हेल्थ को क्या रिस्क है। टू टेक केयर वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स की वेलफेयर का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पक्का? सोच लो। वर्कर्स के वेलफेयर का ध्यान कौन रखता है? वर्कर्स के वेलफेयर का ध्यान कौन रखता है? वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन डाला हूं। देखो यार, माइंस का एग्जामिन तो करेगा वो माइंस का एग्जामिनेशन करेगा ही, ठीक है। तो फिर क्यों करेगा माइंस का एग्जामिनेशन? देखो, इसमें आधा अधूरा लिखा और उसी चीज को मैंने थोड़ा यहां पे एस्टेब्लिश करके लिख दिया, बस इतना ही से ही काम है, ठीक है। लेकिन आपका अल्टीमेटली अगर वर्कर्स की वेलफेयर की अगर हम बात करें तो यहां पर यह काम नहीं किया जाता सर्टिफाइंग सर्जन के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। माइंस को तो एग्जामिन करेगा और इसी चीज को थोड़ा सा मैंने यहां पे डिटेल में लिख दिया, बस हो गया, और कुछ नहीं किया। अरे के मिश्रा जी क्यों गुस्साते हैं? चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज सर्टिफाइंग सर्जन। सर्टिफाइंग सर्जन किसको बोलेंगे? थोड़ा मैंने अपने जो क्वेश्चंस हैं, हो सकता, मुझे नहीं लगता इतना हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा। बट फिर भी मुझे लगा कि यार हाई लेवल अपन मेंटेन रखेंगे तो शायद लो लेवल के क्वेश्चंस बन जाए, ठीक है। तो सर्टिफाइंग सर्जन किसको माना जाएगा? हु अमंग द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज सर्टिफाइंग सर्जन?
जिसके पास एमबीबीएस और एमएस की डिग्री है, जिसके पास बीएएमएस की डिग्री है, एमबीबीएस और एमडी की डिग्री है, एमबीबीएस और आरएमपी की डिग्री है। ठीक है, चलिए अब मैं बता देता हूं सभी का फुल फॉर्म। एमबीबीएस का तो पता ही है, एमएस का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ सर्जन, मास्टर ऑफ सर्जन। ठीक है, एमडी का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ मेडिसिन। आरएमपी का फुल फॉर्म है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो करेक्ट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब डी होगा। देखिए अब इनमें अंतर समझिए थोड़ा सा। ठीक है, जो मास्टर ऑफ सर्जन होता है, ठीक है, मास्टर ऑफ सर्जन जो होता है उसका बेसिकली क्या काम होता है, देखो एमबीबीएस हर व्यक्ति, जितने भी सर्टिफाइंग सर्जन है वो पहले एमबीबीएस करता है। ठीक है, अच्छा नॉट होगा, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज सर्टिफाइंग सर्जन, इनमें से किसे सर्टिफाइंग सर्जन माना जाएगा। अब मैं डिफरेंस समझाता हूं कि नॉट क्यों नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि जो मास्टर एमबीबीएस वाला होता है कि हर एक सर्टिफाइंग सर्जन एमबीबीएस की डिग्री तो हासिल करेगा ही, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं अपनी एक स्पेशलिटी चुनते हैं, जैसे कि कोई हड्डी का डॉक्टर है, कोई हार्ट का डॉक्टर है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, कोई किसी मतलब क्या बोलते हो गायनेकोलॉजिस्ट है ना। तो अलग अलग डिपार्टमेंट, कोई आंख का डॉक्टर है, कोई नाक कान गले का है, कोई मतलब सबके अलग अलग फील्ड हो जाती है ना। कोई प्रेगनेंसी का में काम आता है, तो ये फील्ड अलग हो जाती है, तो वहां पे मतलब वो अलग फील्ड में क्या करेगा, मास्टरी करेगा। ठीक है, मास्टर ऑफ सर्जन कहलाता है। एक हो गया एमबीबीएस, एमबीबीएस के ये लोग बाद क्या करता है, हर एक डॉक्टर एमएस करता है, एमएस में वो क्या करते हैं अपना एक पर्टिकुलर फील्ड से वो लोग मास्टरी करते हैं और उस केस में वो सर्जन का काम करेंगे। एमडी क्या होता है, जो कि नॉर्मल मेडिसिन दे सकता है ना। एमबीबीएस किया और उसके बाद वो मेडिसिन का डॉक्टर है, वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन दे सकता है, वो कभी भी सर्जरी नहीं करेगा। और उसके बाद आ जाता है एमबीबीएस और आरएमपी, जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, जिसने कि एमबीबीएस किया है और रजिस्टर्ड है ना, मेडिकल प्रैक्टिशनर कहलाएगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहलाता है वो हल्की पुल्की सर्जरी भी कर सकता है थोड़ा बहुत, वो पर्टिकुलरली किसी फील्ड के लिए नहीं है, वो हल्की पुल्की सर्जरी भी कर सकता है, तो इसीलिए आरएमपी यहां पर हो जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल मेक अरेंजमेंट्स फॉर आईएमई एंड पीएमई। आईएमई और पीएमई के लिए मास्टर इन सर्जन कबीर सिंह, बिल्कुल। आईएमई और पीएमई के लिए अरेंजमेंट कौन करेगा, ओनर, एजेंट, मैनेजर या फिर सभी लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, के ओनर, एजेंट और मैनेजर जो है तो आईएमई और पीएमई के लिए अपनी माइंस में व्यवस्था करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज आईएमई इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी एम्प्लॉयड इन अ माइन। अब निम्न में से किस एम्प्लॉय को आईएमई करवाने की जरूरत नहीं है, निम्न में से किस व्यक्ति को आईएमई करवाने की जरूरत नहीं है। तो न्यूली एम्प्लॉयड परमानेंट एम्प्लॉय, मतलब कि ऐसा परमानेंट एम्प्लॉय जो अभी अभी आया है। ठीक है, माइंड्स में ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से भाई ध्यान से। ठीक है, नया एम्प्लॉय है जो कि परमानेंटली अब एम्प्लॉयड होने जा रहा है। टेम्पररी एम्प्लॉय लाइक अप्रेंटिस, टेम्पररी एम्प्लॉय जो कि अप्रेंटिस करने जा रहा है। ठीक है,
कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो कि माइंस में पहली बार काम करने आ रहा है, ठीक है, और ऐसा व्यक्ति जिसका आईएमई पिछले 5 साल के भीतर किसी दूसरे माइंस में आईएमई ऑलरेडी हो चुका है, उसका आईएमई नहीं कराएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्योंकि यार अप्रेंटिस करने जाते हो तो क्या मेडिकल नहीं करवाते हो? करवाते हो ना? अच्छा क्वेश्चन, मजा आ रहा है मेरे को क्वेश्चन ऐसे बनाने में। तुम लोगों के आंसर गलत होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, फील होता है कि हाँ मैं सफल हो गया। अच्छा अप्रेंटिस करने जाते हो तो मेडिकल नहीं करवाते हो? बढ़िया सुनील। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम इंटरवल फॉर पीएमई? पीएमई करवाने के लिए मैक्सिमम टाइम इंटरवल कितना है? 3 साल, 5 साल, 6 साल, 1 साल? हल हुआ क्वेश्चन है आपके लिए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 5 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कि ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पीएमई इन लास्ट 1 ईयर बिफोर रिटायरमेंट, मतलब कि रिटायरमेंट के पहले पिछले 1 साल में पीएमई करवाना। पीएमई ऑफ पर्सन ओवर 45 ईयर्स इज टू बी डन 3 ईयरली। 45 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों की जो पीएमई है हर 3 साल में एक बार होनी चाहिए। 60 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों की जो पीएमई है, अंडरग्राउंड में जो काम कर रहे हैं, उनकी पीएमई हर साल होनी चाहिए, साल में एक बार। या फिर ये सारे स्टेटमेंट्स ही करेक्ट हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाँ यार, बनना पड़ रहा है टीसीएस, टीसीएस को भी टक्कर देंगे हम तो। आई साइट चेक ऑफ डैश इज टू बी डन वंस इन ईयर। निम्न में से किसकी आई साइट चेक साल में कम से कम एक बार होनी चाहिए? एचईएमएम ऑपरेटर, जनरल मजदूर, वाइंडिंग इंजन मैन, हॉलेज अटेंडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गुड आफ्टरनून प्रिया। क्या भाई सुनील, क्या क्या हो रहा है? हैं? कौन है ये प्रिया? बड़ा गुड आफ्टरनून कर रहे हैं। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जामिनिंग अथॉरिटीज ऑफ आईएमई एंड पीएमई? आईएमई और पीएमई की एग्जामिनिंग अथॉरिटीज कौन है? मेडिकल ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर द माइन, ऐसा मेडिकल ऑफिसर जिसको माइंस के लिए अपॉइंट किया गया है। ऐसा मेडिकल ऑफिसर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ ओनर ऑफ द माइन, ऐसा मेडिकल ऑफिसर जो एज मतलब नहीं, हाँ मतलब जो ऑनर के अंडर में काम कर रहा है। ऐसा मेडिकल ऑफिसर जो कि कोल माइंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम कर रहा है, या फिर इनमें से सभी। या फिर ऐसा मेडिकल ऑफिसर, एक और ऑप्शन, ऐसा मेडिकल ऑफिसर जो कि स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है और उसकी जो रैंक है असिस्टेंट सिविल सर्जन से नीचे नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हु विल गिव द नोटिस ऑफ पीएमई टू द कंसर्न पर्सन। पीएमई की नोटिस कौन देगा, जिसको पीएमई में भेजना है, कंसर्न पर्सन मतलब जिसको पीएमई के लिए भेजना है, उसको पीएमई की नोटिस कौन देगा, ओनर, एजेंट, मैनेजर, चीफ इंस्पेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन विच फॉर्म नोटिस ऑफ पीएमई हैज टू बी गिवन बाय मैनेजर टू द कंसर्न पर्सन। पीएमई की नोटिस मैनेजर के द्वारा किस फॉर्म में दी जाएगी, एम फॉर्म, एन फॉर्म, ओ फॉर्म, पी फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है एम फॉर्म में जो है तो पीएमई की नोटिस दी जाती है, एम फॉर्म में पीएमई की नोटिस दी जाती है, ओ फॉर्म में नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, at least how many days before notice of PME shall be given by manager to the concerned person। पीएमई की नोटिस जो है तो मैनेजर उस व्यक्ति को जिसको भी भेजना है पीएमई के लिए, कंसर्न पर्सन को कितने दिन पहले, कम से कम कितने दिन पहले देगा, 20 दिन, 30 दिन, 30 दिन, 20 दिन, 45 दिन, 10 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 20 दिन पहले कम से कम उसको पीएमई की नोटिस दे देना। आईएमई की नोटिस, आईएमई के लिए याद रखिए 20 डेज भी हो सकता है और इट कैन बी शॉर्टर इंटरवल्स। आईएमई का नोटिस 20 डेज या फिर शॉर्टर इंटरवल्स भी हो सकता है। ठीक है, which of the following has not to be sent to the examining authority while sending a person for PME। जब भी आप किसी व्यक्ति को पीएमई के लिए भेज रहे हैं, ठीक है, जब भी आप किसी व्यक्ति को पीएमई के लिए भेज रहे हैं तो वो एग्जामिनिंग अथॉरिटी के पास जाएगा, मतलब किसी डॉक्टर के पास जाके अपना पीएमई कराएगा, है ना। तो जिस भी एग्जामिनिंग अथॉरिटी के पास जाके वो अपना पीएमई करा रहा है, ठीक है, तो उस एग्जामिनिंग अथॉरिटी को आप क्या भेजोगे, मतलब क्या नहीं दोगे, ठीक है, क्या नहीं दोगे। पिछले मेडिकल सर्टिफिकेट की एक कॉपी, एम फॉर्म या फिर ओ फॉर्म की कॉपी या फिर पी फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फॉर्म पी हम नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें क्या बोलता है, व्हेन नोटिस ऑफ पीएमई इज गिवन इन एन फॉर्म। पीएमई की नोटिस एन फॉर्म में कब दी जाती है, पीएमई की नोटिस एन फॉर्म में कब दी जाती है। अगर वह व्यक्ति मेडिकल एग्जामिनेशन में अपीयर होने में फेल हो गया, नहीं जा पाया मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, या फिर वह व्यक्ति अपना पीएमई नहीं कराना चाहता है, ठीक है, या फिर किसी व्यक्ति को दोबारा से री एग्जामिनेशन के लिए भेजना है, या फिर ऑल ऑफ दी अबाउ। तो पीएमई की नोटिस एन फॉर्म में कब दी जाती है, ए डी, ए डी, डी डी होगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए करेक्ट आंसर है। देखिए अब भाई जिस व्यक्ति को नहीं कराना है पीएमई, ठीक है, तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, जिसको पीएमई नहीं कराना उसको आप माइंड से हटा सकते हो, ठीक है, उसको जबरदस्ती आप थोपोगे नहीं, ठीक है। सी में क्या है कि री एग्जामिनेशन, मतलब कि री एग्जामिनेशन का मतलब क्या हो गया, एक बार उसका एग्जामिनेशन हो चुका है, एक बार उसका एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुका है, वो दोबारा से एग्जामिनेशन के लिए जाना चाह रहा है, ठीक है, एग्जामिनेशन हो गया, हो सकता है अनफिट पाया गया हो, इसलिए उसको दोबारा से री एग्जामिनेशन कराना है, तो उस केस में, ठीक है। और अगला केस बन जाता है कि भाई आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वो बंदा जा ही नहीं पाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन फॉर्म में जो पीएमई की नोटिस दी जा रही है वो कितने
दिनों पहले दी जाएगी, 20 दिन, 30 दिन, 10 दिन, 15 दिन। दस दिन, बिल्कुल 10 days इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड्स ऑफ पीएमई आर लेड डाउन इन विच फॉर्म। पीएमई के जो स्टैंडर्ड्स हैं कि कैसे पीएमई होना चाहिए, किस फॉर्म में ये चीज दी गई है? फॉर्म P1, फॉर्म P, फॉर्म O, फॉर्म T। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फॉर्म P में दिया गया है। ठीक है, आईएमई के स्टैंडर्ड्स किस में दिए गए हैं कि कैसे आईएमई करना है? फॉर्म P1, फॉर्म P, फॉर्म O, फॉर्म T। तो आईएमई के स्टैंडर्ड्स आपके दिए गए हैं फॉर्म P1 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ आईएमई एंड पीएमई इज इश्यूड इन विच फॉर्म। आईएमई और पीएमई का मेडिकल सर्टिफिकेट किस फॉर्म में दिया जाता है? ओ फॉर्म में, पी फॉर्म में, एम फॉर्म में, एन फॉर्म में? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओ फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड एट पीएमई सेंटर। पीएमई सेंटर में कौन सी फैसिलिटीज जरूरी है, कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए? चेस्ट एक्सरे की सुविधा होनी चाहिए, ऑडियोमेट्री की सुविधा होनी चाहिए, मेडिकल ऑफिसर जो कि स्पेशली ट्रेंड हो इंडस्ट्रियल डिसीजेस में, या इनमें से सभी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से सारी चीजें वहां पर पीएमई सेंटर में अवेलेबल होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें बोलता है अगर किसी व्यक्ति को अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया आईएमई और पीएमई में, तो वह किस व्यक्ति से अपील करेगा? अ पर्सन डिक्लेयर्ड अनफिट इन आईएमई और पीएमई मे अपील टू द डैश ओनर, एजेंट, मैनेजर, आरआईएम। ऑडियोमेट्री ऐसे व्यक्तियों को होता है जहां पर व्यक्ति 80 डेसिबल से अधिक, नहीं 90 डेसिबल से अधिक साउंड वाली जगह पर अगर काम करता है तो उसका ऑडियोमेट्री चेकअप होता है। यह आपका हर साल होना चाहिए। ठीक है, ताकि पता किया जा सके कि कहीं बहरा तो नहीं हो गया है। 90 डेसिबल है, 90 डेसिबल है, कंफर्म है मेरे को। आपका माइन लेजिस्लेशन में 85 डेसिबल दिया है, बट किसी और चीज के लिए दिया है। ठीक है, ऑडियोमेट्री का ही है बट किसी और चीज के लिए है। आप जब भी, अब पीएमई तो आप लोग करवा, आईएमई तो करवाते नहीं हो, है ना? अभी खुद ही बोले हो कि अप्रेंटिस के पहले आईएमई हम थोड़ी करवाएं। तो आईएमई जब करवाने जाओगे तो वहां पे आपका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स छोड़ी जाती हैं आपके कान में। बट इससे भी एक नुकसान है। नुकसान यह है कि कान के पर्दे खराब हो जाते हैं बार बार ऑडियोमेट्री करने से, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स छोड़ी जा रही है। हालांकि उसके पहले से ही कान खराब है तो का ही फर्क पड़ता है। विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ अनफिट मेडिकल सर्टिफिकेट अ पर्सन कैन अपील फॉर री एग्जामिनेशन। जिस दिन भी अनफिट का मेडिकल सर्टिफिकेट किसी व्यक्ति को मिलता है तो वो री एग्जामिनेशन के लिए कितने दिनों के भीतर अप्लाई कर सकता है? 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 30 डेज में वो अपील कर सकता है, जिस दिन भी रेसिप्ट मिलती है उसके 30 दिन के भीतर भीतर। अगर कोई व्यक्ति अनफिट पाया जाता है तो उसका अपील करने पर री एग्जामिनेशन किसके द्वारा किया जाएगा? अपीलेट मेडिकल बोर्ड, मैनेजर, एनी डॉक्टर, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर मैनेजर होगा। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 29 का एपलेट मेडिकल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। डैश शैल अरेंज फॉर री एग्जामिनेशन बाय एएमबी। एपलेट मेडिकल के बोर्ड के द्वारा री एग्जामिनेशन करवाने के लिए व्यवस्था कौन करवाएगा? ओनर, एजेंट, मैनेजर या फिर रीजनल इंस्पेक्टर? तो मैनेजर के द्वारा इसकी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एम्प्लॉयड इन अ माइन। निम्न में से माइंस में किसे एम्प्लॉय करेंगे? माइंस में किसे हम रखेंगे? अ पर्सन डिक्लेयर्ड अनफिट इन आईएमई, ऐसा व्यक्ति जो कि आईएमई में अनफिट डिक्लेयर हो गया हो, या फिर अ पर्सन डिक्लेयर्ड अनफिट इन पीएमई, या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि पीएमई में अनफिट डिक्लेयर हो गया हो, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसकी डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी उसकी ड्यूटीज को जो है तो इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, या फिर इनमें से सभी को माइंस में हम एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर कोई आईएमई में ही कोई व्यक्ति अगर अनफिट पाया गया तो उसे माइंस में काम नहीं दिया जाएगा। अगर कोई पीएमई में अनफिट पाया जाता है तो उसको 30 दिन के बाद आप जो है तो माइंस में काम करने से मना कर देंगे। ठीक है, जिस दिन भी सर्टिफिकेट आता है उसके 30 दिन के बाद आप जो है तो काम करने के लिए मना कर देंगे। ठीक है, जिस दिन भी पीएमई हुआ है उसके 30 दिन के बाद, है ना? क्या है? जिस दिन भी पीएमई हुआ है उसके 30 दिन के बाद। ये जो पर्सन डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी विल नॉट इंटरफेयर हिज ड्यूटीज, इसमें क्या बोलता है कि अगर एपलेट मेडिकल बोर्ड या फिर मेडिकल एएमबी या फिर मेडिकल ऑफिसर को ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति अनफिट पाया गया उसका डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी इतना ज्यादा नहीं है कि वो काम नहीं कर सकता है, तो उसको 6 महीने का समय दिया जाएगा। ठीक है, उसको 6 महीने का समय दिया जाएगा और उस 6 महीने में वो अपनी डिसेबिलिटी को ठीक करने की कोशिश करेगा, दोबारा से मेडिकल एग्जामिनेशन देगा और फिट होने की कोशिश करेगा, है ना? मतलब फिट हो जाएगा, मतलब उसको फिट डिक्लेयर किया जाएगा। अगर वो ठीक हो जाता है, सुधरवा लेता है, दोबारा से एग्जामिनेशन करवा के अपने आप को फिट डिक्लेयर करवा के फिर नॉर्मली काम कर सकता है। ठीक है, आईएमई और पीएमई, आईएमई जब भी कोई इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जब भी कोई व्यक्ति पहली बार माइंस में जाता है काम करने के लिए, तो उसको अपना आईएमई इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना कंपलसरी है। जब भी कोई व्यक्ति ऑलरेडी काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको जो है तो फिर बार बार पीएमई करवाना होता है। हर 5 साल में पीएमई करवाएगा वो। ठीक है, जो ऑलरेडी काम कर रहा है माइंस में, उसका आईएमई बहुत पहले हो गया। जब आपका पहला मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा वो आईएमई कहलाता है और वो 5 साल के लिए वो भी वैलिड होता है, आईएमई भी। अगर कोई भी व्यक्ति अंडर क्वेश्चन बोल रहा है कि अंडर विच एक्ट compensation is given to the person found to have contacted a notified disease। किस एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति नोटिफाइड डिजीज के कारण बीमार पाया जाता है तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा? किस एक्ट के तहत कंपनसेशन दिया जाएगा? वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1924, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1925, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1926। ये इतने सारे वर्कमेंस कंपनसेशन इसलिए रख दिया और ईयर बस चेंज कर दिया ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज दिमाग में हो जाओ। और दूसरी चीज ये है कि इससे ये फायदा होगा कि आपको याद रहेगा कि हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट तो है ही, अब बाकी पता नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। हु विल सबमिट द एनुअल रिटर्न ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन।
मेडिकल एग्जामिनेशन का एनुअल रिटर्न किसके द्वारा सबमिट किया जाएगा? ओनर एजेंट और ओनर एजेंट मैनेजर या फिर इनमें से सभी के द्वारा सबमिट किया जाएगा? तो मैनेजर के द्वारा सबमिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। एनुअल रिटर्न ऑफ आईएमई एंड पीएमई इज गिवन टू। आईएमई और पीएमई का एनुअल रिटर्न किसको दिया जाता है? रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर, आईबीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर आईबीएम? आईएमई और पीएमई का एनुअल रिटर्न किसको दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है चीफ इंस्पेक्टर को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें बोलता है इन विच फॉर्म एनुअल रिटर्न ऑफ आईएमई एंड पीएमई इज गिवन। आईएमई और पीएमई का एनुअल रिटर्न किस फॉर्म में दिया जाता है? फॉर्म टी, फॉर्म ओ, फॉर्म एम, फॉर्म पी। तो आईएमई और पीएमई का एनुअल रिटर्न आपका फॉर्म टी में दिया जाता है। कब दिया जाता है ये ध्यान में रखें, 20 फरवरी के पहले, बिफोर, ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर 20th फरवरी एवरी ईयर। ठीक है, कब दिया जाता है? 20 फरवरी या उसके पहले हर साल दिया जाता है। ठीक है, और कब तक का दिया जाता है? अगर क्वेश्चन ये पूछ ले अप टू विच डेट एनुअल रिटर्न ऑफ आईएमई और पीएमई इज गिवन, तो कब तक का दिया जाता है? तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का जो समय होता है कैलेंडर ईयर, पिछला जो कैलेंडर ईयर है, जैसे अभी 2023 चल रहा है, ठीक है, अभी जो 2023 चल रहा है, तो 2022 का 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक का मैं जो है तो आईएमई और पीएमई का एनुअल रिटर्न सबमिट करूंगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें। तो ये थे मेरे तरफ से कुछ क्वेश्चंस। पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब आते हैं आप लोगों के पास, तो क्वेश्चंस कैसे रहे, क्या रिव्यू है आप लोगों का? अच्छा लगा क्वेश्चन पढ़ के? मजा आया? काय उदास है भाई अनिल? चलो ठीक है, मेरे हाथ में नहीं है इनकम टैक्स ऑफिसर भाई। मेरे हाथ में होता तो मैं नहीं डालता। ठीक है, मुझे थोड़ी अच्छा लगता है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और ऐसे ही वेस्ट जाता है, मतलब शेयर हो जाता है हर कहीं पे भी। मेरी भी तो मेहनत जारी है। ठीक है, तो देख लो, बात करो। ठीक है, चलो, टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन। कल अपन मिलते हैं ईएमटी में। पहला ईएमटी का होगा, उसके बाद अपना होगा ईएमटी का एमसीक्यूज, उसके बाद अपना होगा माइंस रूल्स के एमसीक्यूज। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन।